हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। और आज हम 3 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज इंडिया फाइनली वन दी वर्ल्ड कप और ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। एक ऐसी टीम के लिए जीतना जिसको कभी कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, बहुत ही डिफिकल्ट था उन टाइम्स में सरवाइव करना, जब आपके ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं है, लोग आपका मैचेस देखने नहीं आ रहे हैं। 2013 में आपको पता है कि जब यही मैच मतलब वानखेड़े में होने वाला था, तो एक छोटी जगह शिफ्ट कर दिया गया ये कह के कि रणजी ट्रॉफी का मैच वहां पे होगा, क्योंकि लोग उसको ज्यादा देखने आएंगे। और आज 10-12 साल बाद आप देख रहे हो कि सिचुएशन पूरी बदल गई। हमारी विमेन मतलब इतनी बड़ी जीत है कि इसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसने मैच नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेल बाइटिंग मैच था। और बहुत सारे फीमेल स्टार प्लेयर्स, आई थिंक बहुत सारे रोल मॉडल्स निकल के आई हैं यहाँ से, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फीमेल्स को इंस्पायर करेंगी। नॉट जस्ट फीमेल्स, इवन मेल्स ऑल्सो, कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन ले। और दूसरा फीमेल्स को कि वो मतलब होता है ना, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। तो उस लाइन को प्रॉपरली अब आप देखोगे, प्रैक्टिकली हम देख पाएंगे। तो ऑब्वियसली हिस्टोरिक इवेंट था, और इसको बोला गया है हर हिस्टोरिक इवेंट था, क्योंकि हर स्टोरी के से रिलेट किया गया है। तो सबसे पहले तो आई थिंक सबसे बड़ी न्यूज यही थी मेरे लिए भी। दूसरा अगर आप देखोगे, यूएस और चाइना। मैंने आपको जब लास्ट एनालिसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे यूएस और चाइना के बीच में एक डील हुई है, जहाँ पे वो है ना ट्रेड को लेके डील कर रहे हैं, टैरिफ्स को कम कर रहे हैं। चाइना बोल रहा है कि ठीक है, हम सप्लाई चेन को खराब नहीं करेंगे, फैंटेनिल का जो ट्रेड हो रहा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, है ना। तो काफी पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिले थे, और हमने ये भी देखा था कि उसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। अब इसी चीज को फिर से क्या हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस और चाइना एक दूसरे को बोल रहे हैं कि ठीक है, हम एक दूसरे से मिलिट्री के तर्ज पे भी बात करेंगे, वो चैनल्स खोल देंगे ताकि जो भी इश्यूज आ रहे हैं इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, वो सॉल्व किए जा सके। आई मीन बहुत बड़ी न्यूज है। इनफैक्ट देखा जाए तो पहली बार ऐसा होगा कि दो बड़ी सुपर पावर्स आपस में इतना बड़ा एक कोऑपरेशन करने को तैयार है। ठीक है। थर्ड न्यूज जो है वो एक्चुअली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये बाय चांस अगर आपसे कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया के पहले एक ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग एग्जिस्ट करती थी और एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई। तो वो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी उसका नाम, मतलब वो जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी, वो था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, एक तो ऑब्वियसली इंडिया की वुमेन टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा के 52 रन से मैच जीता था। लेकिन दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई थी वो ये थी कि इसरो ने अब तक का सबसे हैवी सैटेलाइट खुद से लॉन्च किया। और मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या होता है सैटेलाइट से रिलेटेड, इसके पहले हम क्या करते हैं, कौन से रॉकेट से हमने लॉन्च किया है, तो ये सब हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज अगर आप देखोगे, नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसको कम करने के लिए काफी अच्छा चीज लाया जा रहा है, तो वो हम देखेंगे। बिहार इलेक्शंस के बारे में अब, क्योंकि आप राजस्थान से हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इतना नहीं पढ़ना है। कोई बिहार से है तो वो देख सकता है। और आई मीन इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो मजा नहीं है इलेक्शंस के बारे में पढ़ने में जो हिंदी न्यूज़पेपर्स में है। तो ऑब्वियसली वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, तो वहां से पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना ही है तो। फिर आ जाओ नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, बहुत ही अमेजिंग है। ये बेसिकली यूरिया के बारे में लिखा है। याद है मैं आपको पिछले 3 बार के एनालिसिस से फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, और इसका मैं आज आपको रीजन बताऊंगी कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। ये ऑब्वियसली पेपर में नहीं लिखा है, पर आपको पता होना चाहिए, और इसका लिंक क्या है रशिया यूक्रेन से, ये पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एक ये शब्द बहुत न्यूज में था, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे हो तो आपने देखा होगा, काफी ज्यादा न्यूज में था, वो था फिलीबस्टर। तो ये फिलीबस्टर क्या होता है अपन ये जानेंगे। ओके, और इसका क्या ट्रम्प से लेना देना है वो समझेंगे। क्लाउड सीडिंग को लेके हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट यहाँ पे आप देखोगे, गुफरान बेग साहब हैं जो हमारे सफर के डायरेक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि कैसे क्लाउड सीडिंग एक एक्सपेरिमेंट था, इट वाज मेंट टू फेल। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इट इज नॉट सफिशिएंट। तो वो इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। फिर एक ना, ये आंध्र प्रदेश में टेम्पल है, ठीक है, कसीबुग्गा, वहां पे स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड मतलब बहुत भगदड़ मच गई, जिस वजह से 11 लोगों की जानें चली गई, मतलब 9 लोगों की जानें चली गई, ऐसा कहा जा रहा है। और ये इंडिया में अभी इस साल का पहला इंसिडेंट नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों हो जाता है, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या ये हमारे एनडीएमए में कवर्ड है या नहीं है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बीइंग एन एसडीएम आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि भाई आपके यहाँ भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गई, तो आप क्या करोगे, आपको पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे, फिर आपने ड्यूरिंग जब स्टैम्पीड हुआ तो क्या करोगे, और जब स्टैम्पीड हो गया अब उसके बाद क्या करोगे। ठीक है, तो वो प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट डिजास्टर की जो आप साइकिल पढ़ते हो ना, उस तरीके से हम इस आर्टिकल को समझेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा, अभी आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में,
कि कैसे एक तरफ तो ट्रम्प साहब चाइना से मिलने जा रहे हैं और पीछे तरफ कॉल करके बोल रहे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लो, है ना। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके अभी जो पूरा विचार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्यों ये खतरनाक है, क्या ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो अपन देखेंगे। फिर एक आर्टिकल था नक्सलिज्म को लेके, जहां एक तरफ अपन बोल रहे हैं कि कितने सारे सीपीआई के जो लीडर्स थे, है ना, माओइस्ट वाले सीपीआई के जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने वेपन्स हटा दिए, सरेंडर कर दिया है खुद को, तो नक्सलिज्म भी ऑल टाइम लो पे है। तो नक्सलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल है, रेड कॉरिडोर से रिलेटेड, तो वो अपन देखेंगे। फिर एक ही आर्टिकल है जहां अपन जहां पे ट्रम्प साहब जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इतने सारे वॉर रुकवा दिए। वहीं आप देखोगे नाइजीरिया में कुछ उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम अपनी मिलिट्री भेज देंगे अगर आपने क्रिश्चियंस को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो, ठीक है। तो पहली बार आप देख सकते हो कि वापस रिलीजन इज बिकमिंग अ मेजर थिंग इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। ईरान ने भी एक स्टेटमेंट मार ही दिया न्यूक्लियर पे, तो अपन वो भी देखेंगे। और न्यूक्लियर सेक्टर का इंडिया से क्या लेना देना है, इंडिया में इसमें क्या थोड़ी सी कमियां हैं, है ना, हमारी लॉज वगैरह में, वो अपन देखेंगे। फिर एआई को रिलेटेड मैंने आपको एआई से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया था, एक रूल्स और लॉ लाने की बात करी जा रही है। और किसी को अगर सजेशन देने हैं तो वो दे सकता है नवंबर 6 तक। आप यहाँ पे मीटी की वेबसाइट पे जाके अपने सजेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। एफडीआई में थोड़े चेंजेस लाने की बात की जा रही है। 8 पे कमीशन अपन ने पहले देखा है, थोड़ा सा उसको समझेंगे, है ना। फिर एक ही है ना, आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर हैं सुमन चक्रवर्ती साहब, उनका एक इंटरव्यू टाइप आया है, इसमें से मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हैं जो एज ए स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, और क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने एजुकेशन सिस्टम में, स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो ऐसी चीजों से भी आप ये चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। द पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस तभी सर्व होगा जब अपन ऐसी चीजों में से भी कुछ अपने अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकाल पाए। और एक कमेंट्स में आई थिंक एक कमेंट आया था कि आप ये पीडीएफ्स कहाँ अपलोड करोगे हाईलाइटेड। मैंने हाईलाइटेड पीडीएफ कहीं अपलोड नहीं किए थे अब तक, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इसकी डिमांड आएगी कि हाईलाइटेड पीडीएफ अपलोड करने हैं। बट अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट कर देना कि पीडीएफ, हाईलाइटेड पीडीएफ जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको चाहिए, तो मैं वो भी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है इसको डालने में, है ना। क्योंकि पर मतलब ये तो मैंने मेरे समझाने के लिए इनको हाईलाइट किया था, बट अगर चाहिए तो मोर देन वेलकम, आप बस कमेंट कर देना नीचे, मैं इसको अपलोड कर दिया करूंगी। वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी न्यूज है, हर फीमेल प्लेयर की फोटो दी गई है। आई मीन इसको तो मुझे लगता है कि हमें फ्रेम करा के लगाना चाहिए कि कैसे टाइम लगता है चीजों की लेगेसी बदलने में, पर लेगेसी बदलती है, ठीक है। कहीं आप कहीं और हो आज और कल कहीं और हो सकते हो, तो थोड़ा किस्मत पे, थोड़ा हार्डवर्क पे और थोड़ी अपनी लगन और मेहनत पे भरोसा रखो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो इतने पॉजिटिव नोट के साथ अब हम फाइनली अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखो, मुझे इस वर्ल्ड कप के बारे में आपको एक एक जानकारी देने की जरूरत नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी मैच नहीं देखा वो जाओ टीवी पे लॉग इन करो, जियो हॉटस्टार खोलो और वहां बैठ के आराम से ये मैच देखो, ठीक है। सच में मजा आ जाएगा ये मैच देख के। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, आपको पता है पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया सेमीफाइनल्स में, और हमने फाइनल्स में अब साउथ अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया। आपको कुछ प्लेयर्स के नाम, स्पेसिफिकली विमेन जो स्पोर्ट्स लिखती हैं, एक्स स्पोर्ट्स कैडर से आती है, मतलब स्पोर्ट्स कैडर से आ रही है, उनका तो है ही, साथ में जो स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी लिखती है एज अ हॉबी, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो, वो ये मैच मिस नहीं कर सकती, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ प्लेयर्स के नाम हो गए, स्मृति मंधाना हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई, शफाली वर्मा हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के नाम हमेशा याद रखना, कुछ एक्स प्लेयर्स के नाम याद रखना जिन्होंने बहुत कोशिश करी थी स्पोर्ट को ऊपर लाने की, पर ऑब्वियसली मतलब आप वो देख सकते हो कि नहीं ला पाई वो अपने टाइम पे, पर उनका कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्रिकेट के फील्ड में, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमेशा याद रखना मोमेंट्स होते हैं, और अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आप आंसर नहीं करते हो, ट्रस्ट मी डजंट गो वेल इन द इंटरव्यू, है ना। और इंटरव्यू के मार्क्स आज आउट हो ही चुके हैं, 20-20, 25-25 नंबर तक गए हैं लोगों के। तो पर्सनालिटी, देखो, सिस्टम सबके लिए एक है ना। और अगर इतने कम नंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल या हमारी पर्सनालिटी में कुछ तो सुधार की जरूरत है, क्योंकि लोगों को 40 तक भी आए हैं, तो एटलीस्ट 40-45 तक आते हैं तो लगता है कि हम एवरेज पे हैं, है ना। तो उतना तो रहना चाहिए। ओके, तो इस मैच के बारे में और यहाँ से आप देख सकते हो कि वर्ल्ड कप का मैच था, ये हमें पता ही है ना। और ये याद रखना, इसने हमें ये बता दिया कि एक स्टोरी बताई कि कैसे जो लड़कियां थी, जो डरी हुई थी, सहमी हुई सी थी कि उनको कोई वॉच नहीं करता था, उनको, उन्होंने तब उस गेम को खेला जब उनपे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, उनको कोई फंडिंग नहीं आती थी, उनको गंदे प्लेग्राउंड मिलते थे मैचेस खेलने के लिए, उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी, ठीक है। और आज वही लड़कियां ट्रॉफी उठा दी है ना। और मतलब 35,000 लोग उनका मैच देखने आए हैं डीवाई पाटिल स्टेडियम में, बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको ये, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्मॉल टाउन से छोटी छोटी लड़कियां निकली हुई हैं, कुछ तो 21-21 साल की हैं, ठीक है।
ड्रीम करने का सोचा उन्होंने उस टाइम के कि हम क्रिकेट खेलेंगे, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, फैमिली कईयों की तो आप देखोगे रिश्तेदारों ने नेबरहुड में सपोर्ट नहीं किया, लड़कों ने मना कर दिया कि हम आपको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि अगर मेंस की टीम इतना अच्छा करती है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन सब मिलता है, सारे तरीके का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये जो महिलाएं थी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन, अपने इंटेंट की वजह से आज जीती है, ठीक है। तो मतलब इस चीज, ये जो पूरा एक इवेंट हुआ है ना, इसको ऐसा बोल सकते हो कि जो औरतें कभी फुटनोट में थी, आपको पता है एक पेज होता है, उसमें ऊपर होता है हेडर और नीचे होता है फुटर, है ना। तो फुटनोट क्या होता है, जो आप बिल्कुल नीचे की साइड पे लिखते हो, जो आप नहीं चाहते कि कोई देखे। तो जो टीम फुटनोट में थी आज वो हेडलाइन बन गई। जिस स्पोर्ट ने उनको नहीं देखा, आज उन्होंने उस स्पोर्ट को कैप्चर कर लिया। बहुत बड़ी बात है, मतलब दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट्स अ लेगेसी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। फिर नीचे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, इस मैच के बारे में लिखा हुआ है, तो जरूर देख लेना। मतलब मैं इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कह सकती, बट मैच जरूर देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज आर्टिकल तो मैच के बारे में था। सेकंड आर्टिकल जो है वो है यूएस और चाइना के बारे में, कि कैसे वो चाहते हैं कि अब एक दूसरे के साथ उनके मिलिट्री चैनल्स खुले, ताकि उनके बीच में जो भी टेंशन हो रखी है उसको वो लोग डी एस्केलेट कर सके, उसका एक तरीका निकाल सके। आई थिंक बहुत बड़ी चीज है। और आपको पता है कि अभी एक मीटिंग हुई थी यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच में। और इसको G2 मीटिंग भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? G2 मीटिंग, ठीक है। ये बुसान साउथ कोरिया की जो सिटी है, जहाँ पे बुसान फिल्म फेस्टिवल भी होता है। अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हो तो वहां पे वो बार बार बोलता है मैं बुसान फिल्म फेस्टिवल गया था, तो ये वही बुसान शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एवरलास्टिंग पीस की बात करी जा रही है यूएस और चाइना के बीच में। आपको पता है कि कुआलालंपुर में आसियान की समिट थी, फिर वहां पे ईस्ट एशिया समिट भी हुई, और वहीं पे एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग ADMM प्लस, ठीक है। ये एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्या आती है, जो आसियान के देश थे इनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। और इसी में प्लस मतलब क्या होता है, जब आप बाकी कंट्रीज को इनवाइट करते हो, जैसे चाइना, यूएस, रशिया, इंडिया, तो ये कंट्रीज भी आती हैं, तो ये ADMM प्लस बन जाती है। तो इसकी मीटिंग भी थी, तो उसी के दौरान आप देखोगे इन दोनों की मीटिंग भी हुई थी। फिर आप देखोगे इंडिया और यूएस के बीच में भी एक 10 साल का एक डिफेंस पार्टनरशिप का अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ और रिलेशंस को स्टेबल करेंगे, मजबूत करेंगे। और देखो होल आइडिया कि इंडिया और चाइना, सॉरी, यूएस और चाइना के बीच में जो डील हो रही है, बोल रहा है कि हम जो मिलिट्री चैनल्स है उनको खोलेंगे। इससे क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो जिसमें अभी आप देखोगे चाइना का 9 डैश लाइन है, चाइना फिलीपींस के रिलेशन खराब हो रखे हैं, चाइना ताइवान के रिलेशन खराब है, यूएस साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, यूएस जापान को सपोर्ट कर रहा है, क्वाड की अलग ग्रुपिंग बनी हुई है। तो इतना सब कुछ चल रहा है, वहां पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे थोड़ी सी पार्टनरशिप आएगी, और ऑब्वियसली रीजन फ्री और ओपन होएगा, तो अच्छी चीज है सबके लिए, अगर हो गया तो अमेजिंग ही है। फिर एक आपको पता है कि इंडिया की एक बिल्डिंग थी जिसको अपन पार्लियामेंट कहते हैं, आज भी है, लेकिन पार्लियामेंट जो था वो पहले गोल आकार का दिखता था, ठीक है। ये आपको पता होगा कि दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली कहते हैं, लेकिन ये जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर था ये हर्बर्ट बेकर, ठीक है, उसने 1931 में दिया था। जब आपको पता है कि हमारी जो कैपिटल थी 1911 में, ब्रिटिश राज के अंदर जब हम थे, तुम्हारी कैपिटल कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 में इसको कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली किया गया। तो दिल्ली के अंदर ये बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, ताकि मतलब वहां पे सेंट्रल फीचर्स आ सके, तो तब ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी। फिर आपको पता है 2019-20 के आसपास हमारी सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, हम पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाएंगे, वो ऐसे त्रिकोणीय शेप में थी, ठीक है। और उसके ऊपर ही फिर एम्बलम एम्बलम लगाया गया, और इसी को हम लोग ने क्या बोला, सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्वियसली काफी महंगा प्रोजेक्ट था, नई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी आप देखोगे रेनोवेट किया जाएगा। तो अब क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे जैसे पुराना पीएमओ था, आपके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक वगैरह थे, तो उस पूरी चीज के लिए उस हटा के उसके लिए क्या बनाया जाएगा, युग युगीन म्यूजियम बनाया जाएगा एक, ठीक है। एक बहुत बड़ा नेशनल म्यूजियम बनाया जाएगा, तो उसी के लिए शिफ्टिंग वगैरह की बात की जा रही है। और वही चीज अब देखोगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं करी जा रही है। तो ये अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, नाम तो सुना ही होगा, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो कि हमें नाम, कोई आपसे ये पूछे फंडिंग कितनी, आपने नहीं बताया, समझ में आता है, लेकिन आपने नाम ही नहीं सुना तो वो अजीब हो जाता है ना। फिर आप देखोगे, हम आएंगे इसरो के ऊपर। अमेजिंग, मतलब एक सरकारी संगठन, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक जिसने सारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है, वो है इसरो, ठीक है। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, इन सतीश धवन, आपने सबके नाम सुने होंगे, ठीक है। और ये वो स्टॉलवर्ड्स हैं, UR राव, है ना, इन्होंने मतलब इसरो का जो परचम है ना, उसका जो लेवल है, उसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी बेहतर कर दिया है, ठीक है। इसरो की बात करें, इसने सबसे आई थिंक बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है, कि बहुत हैवी सैटेलाइट थी। अभी तक क्या था कि आपको पता है, देखो आपने सोचा कि एक सैटेलाइट है जिससे हम दुश्मनों पे नजर रखते हैं, ये सैटेलाइट को हमें ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक रॉकेट, करेक्ट है।
तो ये रॉकेट जो होता था अभी तक सिर्फ 3,000 किलो तक का सामान ऊपर ले जा सकता था। कितना? 3,000 किलो या फिर 3,000 किलो तक का सामान ले जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब फाइनली क्या हो रहा है कि इसरो ने पहली बार 4,400 केजी की सैटेलाइट, ठीक है, खुद से अपने ही रॉकेट से ऊपर अंतरिक्ष में भेजी है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फ्यूचर में इसरो क्या चाहता है कि हम गगनयान मिशन करेंगे। गगनयान में क्या होगा कि हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे खुद के रॉकेट से। तो ऑब्वियसली उसके पहले इसरो बोल रहा है कि हम ऐसे डायरेक्टली एस्ट्रोनॉट में भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले कल्पना चावला वगैरह की डेथ भी हुई थी, है ना। चाहे कोई भी रीजन से हुई है, बट स्पेस में हुई है ना। तो आपकी जो लॉन्चिंग वगैरह होती है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको अगर लोगों को भेजना पड़ेगा तो उसके लिए पूरी टेस्टिंग लगेगी। तो पहले हम 3 टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को नहीं भेजेंगे, बल्कि रोबोट है हमारी वायु मित्रा करके हमने बनाई है, उसको स्पेस में भेजा जाएगा। तो 3 अनमैन्ड मिशन करेंगे और उसके बाद हम फाइनली अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है। 2026 था, अब इसको बढ़ा के 2030 कर दिया है कि हम गगनयान मिशन कर देंगे, है ना। फिर आप देखोगे भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2047 से पहले तक, विकसित भारत के पहले, जहाँ पे अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टाइप होगा। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड में एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 5 कंट्रीज मिलकर चलाती हैं, जैसे यूएस, रशिया, कनाडा, ये सारी, है ना। फिर एक आपका टियांगोंग है जो अकेला चाइना का है, जिसको अपन हेवनली पैलेस बोलते हैं, जो उसका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसके लिए 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजा था टेस्टिंग वगैरह के लिए। और फिर आप देखोगे इंडिया भी खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, आपको गगनयान लॉन्च करना है, सबके लिए आपको हैवी हैवी सैटेलाइट्स लगेंगी, हैवी हैवी इक्विपमेंट्स आपको ऊपर भेजने होंगे। तो ये जो अपन ने, इसरो ने अभी ये फीट अचीव करी है ना, ये जो सक्सेस अचीव करी है, ये इस मामले से बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में मिशन करने वाला है इसरो। क्योंकि इतना भारी भारी सामान पहले हम क्या करते थे, यूरोप का एक फ्रेंच एरियान रॉकेट है, उससे हम लोग भेजते थे, ठीक है। इसके पहले भी हमने जब सबसे हैवी सैटेलाइट थी अपनी 5,000 किलो से ऊपर वाली, वो हमने उन्हीं के रॉकेट से भेजी थी। लेकिन अब क्या होगा, इतने हैवी रॉकेट्स हम खुद से भी उड़ा पाएंगे। तो हमने जो सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसने ये फीट अचीव करी है, वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो जो है उसने भी नेमिंग चेंज कर दिया है। पहले आपने कार्टोसैट, है ना, ये सारे नाम सुने होंगे, जी सैट, फिर इनसैट, आईआरएस, ये सारी क्या थी, सैटेलाइट्स थी इसरो की। पर अभी आपने नाम चेंज कर दिया है। सीएमएस मतलब होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ईओएस का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। अगर सपोज आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ पे हो, आपको किस अपने फ्रेंड से बात करनी है फोन पे, ठीक है, तो आपका मोबाइल का टावर एक जगह फिक्स रहेगा। तो जनरली ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड से, तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ये एक तो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट से ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है। और ये जिस डायरेक्शन में अपन रोटेट करते हैं उसी डायरेक्शन में करती है, ताकि जो टावर है वो फिक्स रहे। तो ये तो होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और एक होता है, आपको देखना है कि पहले यहाँ कितने जंगल थे, आज कितने हैं, कल कितने होंगे, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वो क्या होती है, ऊपर से नीचे चक्कर लगाती रहती है, बार बार हर 90 मिनट में, हर 2 घंटे में। तो उसमें क्या होता है, आप चेंजेस देख सकते हो कि भाई एक जगह पे कितना पहले जंगल था, अब कितना है, कल कितना होगा, वो सारी चीजें। तो इसको अपन बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये एक तो हो गई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक हो गई कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जो हमने लॉन्च करी है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये नेवी के कम्युनिकेशन में, उसकी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, वहां पे काम आएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन रॉकेट के ऊपर। देखो इंडिया के पास आपने रॉकेट्स के अगर नाम सुने होंगे, तो जैसे आपने पीएसएलवी का नाम सुना होगा, आपने जीएसएलवी का नाम सुना होगा, और फिर आपने अभी जो अपन हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जिससे अपन ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया था, वो था एलवीएम 3। पीएसएलवी का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का मतलब क्या होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। और एलवीएम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। फर्क क्या है, पीएसएलवी जो है वो पुराना था, इसमें आप देखोगे थोड़ी कम हैवी सैटेलाइट अपन लॉन्च कर सकते हैं। जीएसएलवी इससे ज्यादा कर सकता है, और एलवीएम 3 सबसे ज्यादा कर सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हैवी सैटेलाइट किससे लॉन्च करोगे आप, एलवीएम 3 से, ठीक है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 4,000 से 5,000 किलो तक की सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, और 10,000 किलो, सॉरी, 4,000 से 5,000 किलो तक की सैटेलाइट आपके हाई अर्थ ऑर्बिट में। हाई अर्थ ऑर्बिट मतलब जहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी जा रही है 36,000 किलोमीटर के आसपास। और 10,000 किलो तक की सैटेलाइट मतलब और हैवी सैटेलाइट आप छोटे छोटे ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हो। पीएसएलवी जो था वो 4 स्टेज का एक रॉकेट होता है, उसमें सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, ऐसे करके 4 स्टेजेस होती हैं। जीएसएलवी में 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक मतलब जिसमें बहुत लो टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले जाते हो,
और ऊपर जाके फिर इसी फ्यूल को आपस में भिड़ा के आप इससे एनर्जी निकालते हो। LVM-3 में भी यही है, आपका सॉलिड स्टेज है, फिर लिक्विड है और फिर क्रायोजेनिक इंजन आ जाता है। ठीक है, तो ये फर्क था आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स में, इसरो ने क्या किया है और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे, जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर, कि कैसे सरकार बोल रही है। देखो, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई सड़क पे एक ऐसा स्पॉट होता है या ऐसे कोई स्ट्रेच होता है जिसपे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसी को अपन लोग ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। नेशनल हाईवे में वो 500 मीटर का हिस्सा, ठीक है, जहां पे पिछले 3 सालों में 5 से ज्यादा एक्सीडेंट या 10 से ज्यादा जाने गई हैं, ठीक है, 5 से ज्यादा एक्सीडेंट या 10 से ज्यादा जाने गई हैं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो ये आप देखोगे, पहले ब्लैक स्पॉट जो थे उसकी रिपोर्ट निकाली जाती थी हर साल, है ना। और अब क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री है अपनी रोड ट्रांसपोर्टर हाईवे वाली, उसने बोला है कि एक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट जो होती है वो निकाली जाएगी 2023 और 24 में, ये देखने के लिए कि ब्लैक स्पॉट्स कम हुए हैं या ज्यादा हुए हैं, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स में कमी आई है या बढ़ोतरी आई है। तो बहुत अच्छी चीज है, इससे क्या होगा, आप रोड सेफ्टी, रोड कंप्लायंस, उसको लेके काफी अच्छे स्टेप्स ले पाओगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि अपना सिर्फ इतना समझना है कि फिलीबस्टर क्या होता है और क्यों ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। देखो, फिलीबस्टर मतलब आप ऐसे मान लो, एक तरीके से यूएस का अगर अपन सिस्टम की बात करें, जैसे इंडिया की अगर अपन बात करें, तो इंडिया में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। वैसे यूएस में भी 2 हाउस होते हैं, एक छोटा वाला हाउस, उनकी लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेस बोलते हैं, और उनके जो ऊपर वाला हाउस है जो अपने यहाँ राज्यसभा कहलाता है, उसको सेनेट बोलते हैं। अब अपने राज्यसभा में तो क्या है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीटें हैं, किसी को 10 दी है, किसी को 25, किसी को 5, उसकी पॉपुलेशन के आधार पे। यूएस में फिक्स है, आपकी स्टेट छोटी हो या बड़ी, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो या कम, हर स्टेट को 2 सीट दी है सेनेट में। तो इसका मतलब यूएस में कितनी स्टेट्स हैं, 50। जैसे अपने यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, 28, वहां पे कितनी स्टेट्स हैं, 50। हर 50 के पास कितनी सीट है, 2। तो इसका मतलब सीनेट में, जो उनका अपर हाउस है, उसमें कितनी सीट्स हो गई, 100। ठीक है, तो ये फिलीबस्टर में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रपोजल आगे एक्सेप्ट करना है, आगे वोटिंग के लिए डालना है, तो एटलीस्ट 60 सेनेटर्स जो होते हैं, 60 लोग जो उनके सेनेट में बैठते हैं, उनको ये आगे करना होगा, मतलब उनको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा, उसके आगे ये वोटिंग वोटिंग और बाकी सारे काम होंगे। तो इसी को फिलीबस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ट्रम्प की मेजोरिटी कांग्रेस में है, सेनेट में नहीं है, तो और सेनेट में उनके बिल्स पास नहीं हो पा रहे हैं, और उन्होंने बेसिकली अपना एक फाइनेंस का बजट निकाला था जो सेनेट से पास नहीं हुआ, और फिलीबस्टर की वजह से आप देखोगे पास नहीं हो पाया, तो ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि इसको हटाओ। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो बता रहा है यूरिया के बारे में। देखो, इसके पहले कि मैं आपसे यूरिया की बात करूं, आपको पहले तो ये समझ में आना है कि यूरिया का एंगल रशिया यूक्रेन से कहाँ कनेक्टेड है। देखो, रशिया और यूक्रेन अगर आप देखोगे, ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, 3 चीजें, एक तो कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ठीक है, एक आप देखोगे आपका फर्टिलाइजर जो उर्वरक होते हैं वो, और तीसरा हो गया आपके सनफ्लावर, तो सनफ्लावर से निकलने वाला ऑयल। ये 3 चीजें इन दोनों देशों से आती हैं, और साथ में वीट। आपको पता है स्टेपीज जो है, अपन लोग पढ़ते हैं ना, ग्रासलैंड 2 तरीके के होते हैं, आपके जो घास के मैदान होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक जो ट्रॉपिकल इलाकों में होते हैं, उष्णकटिबंधीय इलाकों में होते हैं, और एक जो टेम्परेट इलाकों में होते हैं, है ना। तो टेम्परेट इलाकों के जो घास फूस वाले मैदान होते हैं, उसमें आप देखोगे रशिया यूक्रेन वाला जो हिस्सा है, उसको अपन स्टेपीज के नाम से जानते हैं। जानते नहीं जानते हैं, उसको स्टेपीज के नाम से जानते हैं, आपने ज्योग्राफी के पोर्शन में, भूगोल के पोर्शन में पढ़ा होगा। अभी जो स्टेपीज होता है, इसको अपन वर्ल्ड का फूड बोल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट की पैदावार होती है, और ये मोस्टली एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन के वॉर से आपको पता है कि वीट के दामों में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली कमी आ गई, फिर सनफ्लावर के दाम यानी एडिबल ऑयल जो होता है उसके दाम बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए, बढ़ गए नहीं बढ़ गए। तो ये उर्वरक का भी वहां से कनेक्शन है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 2 तरीके की फर्टिलाइजर सब्सिडी चलती है, उर्वरक में सब्सिडी 2 तरीके की चलती है। एक जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, मतलब जैसे आपने फॉस्फोरस, सल्फर, जो भी आपने फर्टिलाइजर खरीदा, उसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटेशियम, कितना सल्फर और बाकी न्यूट्रिएंट्स है, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलके फिर बैग जो होगा वो सस्ते में मिल जाएगा। और दूसरी होती है यूरिया की सब्सिडी। यूरिया में मैंने आपको क्या बताया था, सरकार ने प्राइस कंट्रोल कर रखे हैं, सरकार ने इसकी एमआरपी फिक्स कर रखी है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सस्ते दामों में बेच रही है और कंपनी इसको महंगे दामों में बचा रही है, तो जो भी डिफरेंस होता है कंपनी को सरकार पे करती है, ठीक है, यूरिया बनाने वाली कंपनी को। अब इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो यूरिया के प्राइसेस कंट्रोल्ड है, लगभग आप देखोगे 10-15 सालों से बढ़े ही नहीं है, साथ में इसके दाम जो है बाकी फर्टिलाइजर से कम है ना। और तीसरा आप देखोगे कि अश्योर्ड, उनको पता है कि भाई यूरिया में 46% से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, जबकि अगर आप बाकी कोई भी फर्टिलाइजर और उर्वरक लोगे उसमें 30% से ऊपर नाइट्रोजन नहीं होता।
आपको पता है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो इससे इजी तरीका क्या होगा कि आप अपने सॉइल में सिर्फ यूरिया यूरिया डालते जाओ। तो ये ऑथर जो है वो ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया में यूरिया का प्रोडक्शन तो इतना नहीं बढ़ा है, पर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। इनफैक्ट जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्लांट्स होते है ना, मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटीज थी, वहां पे भी आप देखोगे प्रॉब्लम आ रही है कि यूरिया के प्लांट्स पूरी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अभी आप देखोगे बंद भी हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि यूरिया की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, और फिर से आप देखोगे यूरिया के दाम महंगे हो जाएंगे। और अभी जैसे ही आप देखोगे ठंड का सीजन आता है, आपको पता है कि उर्वरक डालने से प्लांट्स को गर्मी मिलती है। तो राबी वगैरह के सीजन में फर्टिलाइजर की वैसे भी खपत ज्यादा होती है। तो अभी आपको पता है कि व्हीट मस्टर्ड वगैरह उगाने के लिए फिर से आपकी खपत जो होगी वो ज्यादा लगेगी। बीच में आपको पता है कि सरकार ने ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में क्यों लाई थी, और साथ में यूरिया के ऊपर बोल दिया था कि इसके ऊपर एक कोटिंग करी जाएगी। ये तो यूपीएससी प्री में पूछा हुआ सवाल है कि जो यूरिया के ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है, नीम की कोटिंग, वो क्यों करी जाती थी, ताकि धीरे धीरे यूरिया निकले। अभी क्या होता है, आपने यूरिया डाला, आपके प्लांट ने लिया 20% और 80% तो बह गया पानी के साथ, नीचे चला गया ग्राउंड वाटर में, तो बेसिकली प्लांट्स के पास गया ही नहीं। बट अगर ये पूरा यूरिया एक साथ ना निकल के धीरे धीरे रोज एक एक एमएल निकलता, तो प्लांट उतनी मात्रा में ले लेता, तो आपका जो वेस्टेज हुआ है वो कम होता। ठीक है। तो स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, और साथ में क्योंकि यूरिया इस एग्रीकल्चर और फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज रेट पे आ रहा था, लेकिन उसके बाद पेपर मैन्युफैक्चरिंग है ना, आपका ये मिल्क प्रोडक्शन, इन सब में डाइवर्ट हो रहा था। तो ऑब्वियसली गलत जगह सब्सिडी जा रही थी, इसलिए सरकार ने नीम कोटिंग इसकी कंपलसरी कर दी। तो आगे आपको पता है कि अभी एक चीज और आई थी जिसको हम लोग नैनो यूरिया के नाम से जानते हैं, कि एक छोटी सी आप देखोगे यूरिया की बोतल है, इसको सिर्फ छिड़काव कर दो तो ये वही काम करेगी 500 ml की बोतल, जो आपका 50 किलो का फर्टिलाइजर का एक मतलब बड़ा सा बैग करता है ना। तो आपको पता है कि आगे की रोड क्या है, यही है कि यूरिया का देखो हम लोग, एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करना कि सिर्फ यूरिया डालने से कुछ नहीं होगा। दूसरा आप देखोगे कि इम्पोर्ट्स वगैरह से अपनी आपूर्ति को पूरी करना, और इंश्योर करना कि नीचे और हर जगह यूरिया सही से पहुंचाया जा सके। तो इससे आप देखोगे कहीं ना कहीं हम यूरिया को जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया ना, गुफरान बेग साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि क्यों विंटर्स में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगा। देखो, क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने ये भी देखा था कि भाई कैसे पहले से क्लाउड्स प्रेजेंट होने चाहिए। गुफरान साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो क्लाउड्स होने चाहिए वो भी वार्म रेन क्लाउड्स होने चाहिए, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स होने चाहिए, नहीं तो बारिश नहीं होती है। आपकी जो कंडीशंस होती है, और ये क्लाउड्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि मानसून के वक्त या फिर मानसून के पहले वही आते हैं, ये मानसून के बाद नहीं आते। तो बाकी लोगों ने इनको पूछा कि काफी सारे सिटीज में तो ये सक्सेसफुल हुआ है, तो गुफरान साहब ये बोल रहे हैं कि वहां पे जो था ना, ये क्योंकि सूखा था, तो सूखे को कंट्रोल करने के लिए, ड्रॉट को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आज तक अभी क्लाउड सीडिंग यूज नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें और रिसर्च की जरूरत है। ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये क्राउड मैनेजमेंट का एक इंसिडेंट हुआ है, आपने कभी सुना होगा, जैसे स्टार्टिंग में इस साल कुंभ मेला के वक्त आप देखोगे काफी सारे लोगों में भगदड़ मच गई थी, काफी लोगों की जान चली गई। फिर रेलवे स्टेशन पे भी ये हो चुका है, फिर तिरुपति टेम्पल में भी ये हो चुका है, और फाइनली अब कसीबुग्गा स्टैम्पीड हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो ये आप याद रखना, ये जो क्राउड मैनेजमेंट है ना, ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी आता है। और हमारी एनडीएमए की जो गाइडलाइंस होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस होती है, ये क्राउड को मैनेज करने के लिए भी निकाली जाती है, इसमें स्टैम्पीड वगैरह भी आता है। तो अगर आपसे सपोज कोई ये पूछ ले कि आपके यहाँ पे सपोज पुष्कर मेला लगा हुआ था, है ना, तो ये पुष्कर मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या क्या करोगे। तो एक तो होता है आप अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडमली बोल के आओगे, और एक आप ये बोलोगे कि मैम हम यहाँ पे, या सर हमारे यहाँ पे पहली कोशिश क्या रहेगी कि डिजास्टर हो ही नहीं, तो हम प्री डिजास्टर ही सारे मेजर्स लेके रखेंगे। और फिर भी अगर बाई चांस डिजास्टर हो गया, तो डिजास्टर के वक्त और डिजास्टर के बाद हम ये सारे स्टेप्स लेंगे। जैसे प्री प्री डिजास्टर, जब डिजास्टर हुआ नहीं है, आपको लगता है कि आप क्राउड को मैनेज कर सकते हो, तो तब आप क्या करोगे, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालोगे, एंट्री और एग्जिट एक दूसरे से अलग रखोगे ताकि कभी भी भगदड़ ना मचे, प्रॉपर स्पीकर होने चाहिए, बैरिकेड्स होने चाहिए ताकि लाइनें आपस में मिक्स ना हो, है ना, लोगों को प्रॉपर रास्ता दिखाने वाले वॉलंटियर्स वगैरह होने चाहिए, स्पीकर्स होने चाहिए, टीवी स्क्रीन होने चाहिए, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को कभी भी पानी और इन सब की व्यवस्था की जरूरत पड़े तो उनके पास मौजूद हो। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही करके रखोगे, कंट्रोल रूम बना के रखोगे, बार बार अनाउंसमेंट्स करोगे, लोगों को रूट्स वगैरह बताओगे, पैनिक होने को नहीं बोलोगे, हेल्पलाइन नंबर बताते रहोगे। तो इससे क्या होता है कि लोगों का वो रहता है, ढांढस बना रहता है कि भाई उनको कुछ हो गया तो प्रशासन उनके साथ है। अब अगर सपोज करो कि डिजास्टर हो ही गया, कोई क्राउड मैनेजमेंट वाली सिचुएशन आई गई, लोगों में भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गई, 8-9 लोगों की डेथ भी हो गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे। देखो, सबसे पहले तो ये है कि उस क्राउड को कंट्रोल करना है, तुरंत आप देखोगे आप कॉन्फिडेंस में लेके
माइक वाइक पे थोड़ा सा बोलना शुरू करोगे, है ना, अपने वॉलंटियर्स को चौकन्ना करोगे, देखोगे कि कहीं हाथाचाटी, मारा मारी या फिर एक दूसरे में झगड़े वगैरह ना हो, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उन लाइंस वगैरह को अलग करते हुए सबको बाहर निकालोगे। जिनके साथ आप देखोगे नुकसान हुआ है उनको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह तैयार रखोगे, देखोगे कोई फायर इंसिडेंट ना हो जाए, ठीक है। और जो डेथ, जिनकी डेथ हो गई है गलती से, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन उनसे माफी मांगेगा, उनके परिवारजनक वगैरह से, और उनको कोशिश करेगा कि मतलब जो भी लास्ट राइट्स है उनके वो इजीली हो पाए, उनको और परेशानी ना दी जाए। तो ऐसे आपको बोलना है, आपको पूरी एक साइकिल बता के बताना है कि भाई अगर आप एसडीएम हो, पुलिस में हो, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। ये यहीं से लिया हुआ है, डोंट वरी। तो मैंने बस आपको एक एसडीएम के पर्सपेक्टिव से, केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से इसको बताया है। फिर आते हैं हम न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर। देखो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में सीटीबीटी और पीटीबीटी के बारे में बताया था। सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, और एक मैंने आपको बताया था पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सीटीबीटी इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। बट आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की पोजीशन न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके। आपको पता है कि इंडिया ने आखिरी अपने न्यूक्लियर टेस्ट जो टेस्ट किए थे, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, वो 1998 में किए थे, और उसके बाद इंडिया ने मना कर दिया था कि हम और कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है कि हम पहले हमला न्यूक्लियर अटैक से किसी के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे हुआ तो फिर हम केमिकल बायोलॉजिकल कोई भी अटैक भी कर सकते हैं। दूसरा, आप देखोगे इंडिया ने क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जिसको हम लोग सीएमडी के नाम से जानते हैं, वो फॉलो करता है। मतलब हर समय हमारे पास क्रेडिबल मात्रा में, है ना, सफिशिएंट मात्रा में एक मिनिमम न्यूक्लियर आर्सेनल रहेगा जो रेडी रहेगा, कभी भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, हवा से, पानी से, लैंड से, ताकि इंडिया के जो नेबर्स हैं, इंडिया पे जो हमला करने की सोच रहे हैं, वो हमेशा डरे, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा रेडी पोजीशन में है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे इंडिया ने तय किया था कि हमारी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर वॉर के लिए वेपन्स वगैरह बना रखे हैं, ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव, हमारे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं है, ये पॉलिटिकल जो हमारे पीएम साहब है उनके हाथ में होता है, ठीक है। एडवाइस करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी का यूज कर सकते हैं, बट हाथ में उनके है कि क्या उनको चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, ठीक है। और उसमें भी फिर आगे लेजिस्लेचर की परमिशन लगती है। तो ऐसे करके इंडिया का पूरा ये सीन रहा है जहाँ पे हमने कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करी। आपको पता है कि रशिया न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, रशिया आप देखोगे नई मिसाइल भी बना रहा है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, है ना, जो आप देखोगे हवा में 14-14, 15-15 घंटे रह सकती है, कहीं भी टारगेट कर सकती है। तो बहुत बड़ी बात है। वैसे ही आप देखोगे यूएस भी आप देखो टेस्टिंग की बात कर रहा है, चाइना तो आपको पता ही है कि हमेशा से अपने आर्सेनल को बिल्ड कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की वाली बात है ना, यहाँ पे हमारे ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडिया को वेट नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा लास्ट हो। हमारा डेटरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिक्सेटेड रहें। अगर बाकी कंट्रीज कुछ इस डायरेक्शन में कदम बढ़ा रही हैं तो इंडिया को भी बनाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल रूल्स में रहते हुए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल यानी रेड कॉरिडोर और नक्सलिज्म के बारे में। देखो, इंडिया को हम बोलते हैं कि लैंड है चार बड़े रिलीजन का, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ठीक है। सारे के सारे रिलीजन अहिंसा, पीस, नॉन वायलेंस, है ना, और ब्रदरहुड, इन सब की बातें करते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि इसी देश में आप देखोगे इतना ज्यादा नक्सलिज्म का एक पॉइंट पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नक्सलिज्म को ऑफन लोग ये बोलते हैं कि जहाँ पे गरीबी होती है, अंडर डेवलपमेंट होता है, वहां नक्सलिज्म होने के चांसेस हैं। ये जो ऑथर है शमिका रवि और मनोज जोशी, वो दोनों ये बोल रहे हैं कि कैसे जो नक्सलिज्म है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ गरीबी हो वहीं पे हो, क्योंकि उन्होंने बताया ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसमें कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती है, कई शहर ऐसे होते हैं जिनकी पॉवर्टी का जो इंडेक्स होता है आपस में सेम होता है, बट एक में नक्सलिज्म है और दूसरे में नहीं है। तो इसका मतलब इसका गरीबी से कोई डायरेक्ट बहुत अच्छा गहरा रिलेशनशिप तो नहीं है। होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट बिल्कुल अपन ये नहीं कह सकते सिर्फ गरीब है तो नक्सलिज्म आएगा ही आएगा। वैसे ही नक्सलिज्म जो होता है वो ये बोल रहे हैं कि अंडर डेवलपमेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग जो नक्सलिज्म को फॉलो करते हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, वो क्यों, या फिर गांव वाले जो नक्सलिज्म के भड़कावे में आ रहे हैं, तो वो क्यों जाके अपने टेलीकॉम टावर को, स्कूल्स को, इन सबको हानि पहुंचाते, क्योंकि वो तो चाहते ना और ज्यादा डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो वो क्यों अंडर डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि नक्सलिज्म डायरेक्टली अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है, पर वो ये बोल रहे हैं कि नक्सलिज्म जो होता है वो मिक्स ऑफ चीजों की वजह से होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सरकार क्या कर रही है, सरकार सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगा रही है, सरकार सरेंडर स्कीम भी लाई है, सरकार मीडिया से भी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, सरकार अपने अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स वहां पे भेज रही है ताकि उन लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट गायब हुआ है, ठीक है, वो वापस लाया जा सके। होता क्या है कि सब कुछ चलता है ट्रस्ट के बेसिस पे। अगर नक्सलाइट्स लोगों का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाए और ये बता दें कि जैसे सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही, हम सब आपके लिए करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर लोग इस रास्ते पे चल देते हैं। फिर नाइजीरिया को लेके एक छोटी सी न्यूज है तो छोटी नहीं, बट ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि अगर नाइजीरिया में क्रिश्चियंस की किलिंग बंद नहीं हुई तो वो नाइजीरिया में अपनी मिलिट्री भेज देंगे।
फिर वैसे ही आप देखोगे ईरान जो है वो फिर से यही बोल रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है एटॉमिक एनर्जी के अंदर, आपको पता है अपनी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो उसके रूल्स के अंदर ही वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस चालू करेगा, ठीक है। आपको पता है कि ईरान जो था वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। एनरिचमेंट में क्या होता है, वो अपने फ्यूल में जो यूरेनियम का कंटेंट होता है उसको बढ़ाते हो, ओके। ऑब्वियसली ट्रम्प साहब खुश तो होंगे नहीं। ट्रम्प साहब ने बोला है अगर आपने ऐसा कुछ किया, है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंडिया के न्यूक्लियर पावर को लेके एक चीज आई है। देखो आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त 7 पावर प्लांट्स हैं और हमारे यहाँ पे 22 से ज्यादा रिएक्टर्स हैं। इंडिया ने इस साल के बजट में ये बोला था कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लाएंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे रिएक्टर्स होते हैं, जो पहले से ही बना के आप डायरेक्टली वहां पे इंस्टॉल कर सकते हो, और जो छोटी मात्रा में, कम मात्रा में ग्रिड से कनेक्ट होकर आपको पावर दे सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी कहेंगे। इस पे तो RAS मेंस में फुल फ्लेजेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, और लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस साल के इकोनॉमिक बजट सर्वे बजट से भी इंडिया वाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में अगर आप देखोगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक तो हमारे पास वोडा वोडा रिएक्टर्स हैं जो हमने रशिया की मदद से बनवाए थे कुडनकुलम पावर प्लांट वगैरह में, है ना। और एक आप देखोगे हमारे पास प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, कुछ लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, ऐसे करके हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है, जैसे हम देखेंगे वहां पे हुआ था यहाँ, जैसे यूक्रेन में चेर्नोबिल का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, फुकुशिमा यहाँ पे हुआ था जापान में। तो कई बार आपको पता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज हैं तो एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया ने ये एक्ट साइन कर रखा है, ठीक है, जिसका नाम है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। मतलब क्या लाइबिलिटी होगी अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, जनरली जो ऑपरेट करता है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट को, उसकी लाइबिलिटी होती है। लेकिन इंडिया ने क्या कर रखा है, अग्रीमेंट जो साइन करा है, क्योंकि हमारा ऑपरेटर कौन है, एक सरकारी कंपनी है NPCIL करके, ठीक है। कौन है, NPCIL करके, तो ऑब्वियसली इसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हमारे यहाँ पे कन्वीनियंटली हमने क्या बोला है कि ऑपरेटर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, उनके ऊपर डाल सकता है कि आपके पार्ट फॉल्टी थे इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिविल लाइबिलिटी, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसको इनके अंदर कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके कुछ इश्यूज हैं। वैसे आप देखोगे इंडिया में एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था 1962 का, है ना, होमी भाभा जी के अंदर। तो उसमें आप, उन्होंने साफ साफ मना किया था कि हम प्राइवेट को इसके अंदर बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस बार सरकार ने क्या कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर लेके आएंगे, ऑल्दो उनकी पार्टनरशिप 50% से कम रहेगी, पर अगर उनको लेके आएंगे तो जो नई टेक्नोलॉजी है, प्राइवेट खर्चा है, जल्दी जल्दी एक्सपेंशन है, वो सब हो जाएगा। रिलायंस, अडानी, बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना इंटरेस्ट भी बताया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। AI लॉ को लेके मैंने आपको पहले बताया था, जिसको भी प्रॉब्लम है वो सबमिट कर सकता है, क्या सजेशन वगैरह देने हैं, ये रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, और ये वेबसाइट पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ही इंडिया में क्या होता है, जैसे आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, कोई सेलर है चेन्नई में बैठा, बस अमेजोन उसको एक जगह दे रहा है, एक ऑनलाइन टाइप की मंडी है जहां से आप सामान खरीद सकते हो, जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तो होता है, तो आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो दो तरीके के मॉडल पे काम करते हैं। एक तो ये वाला मॉडल अमेजोन वाला, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मार्केट प्लेस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस, ओके, ये वाला। और दूसरा होता है इन्वेंट्री वाला। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि कोई सेलर है ना, जैसे सपोज करो किसी की खुद की दवाई की दुकान है, उसने अपनी पूरी इन्वेंट्री उठा के ऑनलाइन डाल दी और अब आप उससे खरीद रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो सेलर है वो खुद का स्टॉक या खुद की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है। जबकि पुराने वाले मॉडल में क्या था कि वो अपनी खुद की कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा था, सिर्फ दो लोगों को कनेक्ट करवा रहा था, ठीक है। तो ऐसे मॉडल को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। अब इंडिया में क्या है, जो अपना मार्केट प्लेस मॉडल है, जहाँ जैसे अमेजोन वगैरह काम कर रहे हैं, उसमें तो 100% FDI अलाउड है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेंट्री वाला मॉडल था इसमें अलाउड नहीं थे, और सरकार ने सजेशन मांगे है कि क्या इसमें भी हमें इन्वेंट्री खोल देनी चाहिए, ठीक है। फिर एक आर्टिकल आया था ओपेक प्लस को लेके। तो ये ओपेक प्लस क्या होता है, ओपेक क्या होता है पहले तो ये समझो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या होता है ये, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाले देशों का। तो जनरली गल्फ के देश हो गए, कुछ अफ्रीका के देश हो गए, इंडोनेशिया वगैरह हो गया, है ना। तो ये सारे देश जो हैं ये आपस में मिलके 13 कंट्रीज हैं जो ओपेक संगठन की मेंबर हैं। ये क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और डिसाइड करते हैं कि भाई हम तेल जो है उसका आउटपुट इतना ही रखेंगे, तो उसके आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हैं ताकि मार्केट में प्राइस बढ़ जाए और ऑब्वियसली इनके प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ऐसे करके डिसाइड करते हैं कि क्या मार्केट में प्राइस रखेंगे, कितना हम लोग तेल निकालेंगे, कितना बेचेंगे, है ना, वो सारी चीजें।
अब इन्हीं में क्या था, ओपेक के अलावा भी कुछ और कंट्रीज है, जैसे मेक्सिको हो गई, रशिया हो गई, इन सब ने भी आप देखोगे संगठन को जब ज्वाइन किया तो वो बन गया ओपेक प्लस। क्या बन गया वो? ओपेक प्लस। ओके, तो अब ये ओपेक प्लस कंट्रीज मिलकर डिसाइड करती है कि हम कितना तेल निकालेंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे, घटाएंगे, वो सारी चीजें, जिससे उनका भी नुकसान ना हो, कंज्यूमर का नुकसान भी नहीं हो, और इंडस्ट्री भी ढंग से ग्रो कर सके। तो बस इतना पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। फिर आते हैं 8 पे कमीशन को लेकर। हमने पहले भी देखा था कि कैसे आरपी देसाई साहब जो आरपी देसाई जो है वो इसकी हेड बनी है, और ये 8 पे कमीशन, हमने इसके बारे में काफी कुछ चीजें देख ली थी। बस इतना याद रखना, जो इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिसपे ये काम करेगा, वो 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन दोनों की ही सेम है। बस 8th पे में वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेके एक डाउट और है, उसको क्लियर करने के लिए कहा है। आपको पता है इंडिया में पहले 2004 से पहले जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सेंटर में थे, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होती थी। ठीक है, कि आप जो भी सैलरी पे रिटायर करे हो, उसकी आधी तनख्वाह जो होती है वो आपको एज अ पेंशन दी जाएगी। फिर 2004 के बाद जो आए उनको एनपीएस में शिफ्ट कर दिया गया। एनपीएस मतलब क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम। इसके अंदर सब कुछ मार्केट बेस हो गया कि भाई आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हमने मार्केट में निवेश कर रखा है, तो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे आपको पेंशन वगैरह दी जाएगी। और अभी नया सिस्टम आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। ठीक है, जिसमें आपको कुछ हिस्सा तो आपका कंफर्म है कि इतना परसेंटेज तो आपको फिक्स्ड है, वो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ हिस्सा जो होगा वो मार्केट बेस्ड होगा। तो दोनों का कुछ आपने मिक्सचर बना दिया है। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब भी एट जैसे कोई पे कमीशन वगैरह आते हैं, इससे ऑब्वियसली सरकार का आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है लोगों की सैलरी वगैरह देने में जाता है। लगभग इंडिया का अगर अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो 18% तो हमारा सिर्फ सैलरी और पेंशन वगैरह में ही जा रहा है। करीबन सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लाख लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, और 69 लाख लोग हैं जिनको पेंशन आ रही है। मतलब पेंशन लेने वाले लोग ज्यादा हैं काम करने वाले लोगों से। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप देखोगे 8 पे कमीशन आएगा, लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तो लोग सरकार का खर्चा डबल होने वाला है, 1.5 से 2 टाइम्स बढ़ने वाला है। ठीक है, फिर हम चलते हैं सुमन चक्रवर्ती के आर्टिकल पे, जहाँ पे उनसे एक इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने बताया था कि कैसे हम हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो, वो आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले कि कैसे आईआईटी एज ए इंस्टीट्यूशन, आपको पता है हर कोई क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए, उनके प्रॉपर इकोसिस्टम के लिए, उनके एलुमनाई नेटवर्क के लिए वो इन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनता है। ठीक है, लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि आईआईटी का काम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं बल्कि नेशन को बिल्ड करने का काम है। ठीक है, कि कैसे आप एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप अपने नेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो जनरेशन का जो माइंडसेट है ना, कि हम आईआईटी जाएंगे तो हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, हम अच्छी सैलरी कमाएंगे, हमें ये चेंज करना है, हमें बेसिकली एक नया डायरेक्शन लाना है। उन्होंने बोला उल्टा आईआईटी क्योंकि इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो उनका काम होना चाहिए कि वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर हो। वहां पे जॉब मांगने वालों की संख्या नहीं बल्कि जॉब देने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि कैसे सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था, ये नॉपटेल वाला, एनपीटीईएल वाला, जो आईआईटी आईएससी का इनिशिएटिव था, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर आईआईटी आईएससी के आके फ्री में कोर्सेज कुछ दे रहे हैं। और इनफैक्ट अब तो ये प्रॉपर क्रेडिट वाले कोर्सेज बन गए हैं कि किसी ने अगर कोई क्लासेस नहीं ली तो वो यहाँ से ये क्लासेस अटेंड करके क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि कितने सारे इंस्टीट्यूट, कितने सारे छोटे छोटे कॉलेजेस के बच्चे इन कोर्सेज को देख के पास हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इन कोर्सेज को, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी दे पाए, छोटे छोटे कोर्सेज निकाल पाए, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स निकाल पाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्रास रूट लेवल तक आप हायर एजुकेशन तक पहुंचा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आईआईटी जाने की उसमें हो, लेकिन हर बच्चा आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ पाएगा। ठीक है, एआई का यूज करके आप वही लेक्चर्स को बांग्ला और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी दे सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि कैसे आईआईटी खड़गपुर में जो ये केसेस वगैरह होते हैं, मेंटल हेल्थ का जो पूरा प्रेशर है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डीन बनाया था स्टूडेंट वेलबींग का। और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एक कमेटी बैठाई थी, उसने प्रॉपर पुराने पेपर स्टडी किए, तो उसने पाया कि जो 80% बच्चे हैं जो आईआईटी आते हैं, इनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर रहता है। और फिर जब यहाँ पे एडमिशन ले लिया उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, अब एडमिशन ले लिया तब आप अच्छी नौकरी पाओ, क्योंकि हमने आपको पढ़ाने के लिए इतना कर्जा लिया है तो उसको चुकाना है। तो एक तरीके से एक विशियस साइकिल, एक खतरनाक साइकिल बन जाती है जिसमें से बच्चा लूप में से बाहर निकल ही नहीं पाता प्रेशर के चलते। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और ट्रूली देखने के लिए कि बच्चों का सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू भी डेवलप हो, उनकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, इसलिए हमें काम करने चाहिए। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि आईआईटी का काम इनोवेशन करना है। जैसे कोविड के टाइम पे आईआईटी खड़गपुर ने एक बहुत छोटा सा किट निकाला था कोविड की टेस्टिंग के लिए, सबसे इजी सा किट था, उसमें स्मार्टफोन से आप देख सकते थे कि भाई आप सच में हो या नहीं हो। तो उन्होंने बोला ऐसे टाइप के इनोवेशन हमें और लाने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने जो ये सरकार की नई स्कीम नहीं आई थी जिसमें हम लोग स्टार फैकल्टी को बाहर से वापस लाएंगे, तो आईआईटी ने बोला उनके पास भी अभी ऐसी स्कीम होती है जिसमें वो 5 साल तक मैक्सिमम
एक बाहर से फैकल्टी को लाके पढ़वा सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हर फैकल्टी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती है, बल्कि जो इकोसिस्टम है रिसर्च का, रहने का, खाने पीने का, है ना, ये पूरा सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। अगर उनको अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो चाहे आप कितनी भी अच्छी सैलरी क्यों ना दे दो, वो हो सकता है छोटे शॉर्ट टर्म के लिए आ जाए पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा था कई बार क्या होता है, इंसान कोई भी कोर्स ले लेता है क्योंकि उसको सिर्फ आईआईटी जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्टीमेटली कोर्स मैटर नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। उन्होंने बोला जो आज अल्फाबेट या गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई साहब, उन्होंने भी आईआईटी खड़गपुर से क्या पढ़ा था? मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंसेज। आज गूगल में वो कितना ही काम आ रहा होगा, बट क्या काम आ रहा है? उनका विजडम, उनकी जो लर्निंग उन्होंने जो आईआईटी के इंस्टीट्यूट से ली थी, और हमें वही देखनी है। ठीक है, तो ये आज का था न्यूज़पेपर एनालिसिस। अच्छा लगा है तो प्लीज बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।